सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। नमस्कार, DRV न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं DRV न्यूज, मैं वंदना सिंह। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अनुराग त्रिपाठी जी मौजूद हैं। अभी पिछले ही दिनों ममता बनर्जी ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का दौरा किया, तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनका क्या कारण था मुंबई दौरे का। अनुराग जी, आप हमें ये बताइए कि ममता बनर्जी का मुंबई आने का कारण क्या था? एक बड़ी साफ सी बात है कि देश के हर राज्य का मुख्यमंत्री मुंबई आना चाहता है। ममता जी के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री इस समय, जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं, इस समय मुंबई में हैं। और मुंबई में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है। 40% इनकम टैक्स यहाँ से जाता है, क्योंकि कंपनियाँ यहाँ हैं। उनके पर्सनल इनकम टैक्स नहीं है, कंपनियों के इनकम टैक्स यहाँ से भरे जाते हैं। वो कंपनियों के हेडक्वार्टर्स यहाँ पे हैं, सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं। यहाँ आए बिना किसी, जैसे हर मुख्यमंत्री को बजट लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, तो प्राइवेट बजट लेने के लिए उसको मुंबई आना पड़ता है। तो एक तो ये हिस्सा है ममता जी के। लेकिन ये अकेली बात नहीं है। उन्होंने एक सिंगल इन्वेस्टर मीटिंग ली है बस। ज़्यादा उनका काम पॉलिटिक्स में गया है, वो पॉलिटिकल लोगों से मिलने में गया है। आपने ध्यान दिया कि नहीं इस बात पे? जी सर, अभी हमने देखा कि उन्होंने NCP प्रमुख शरद पवार जी से भी मुलाकात की है, तो इसका क्या मायने निकलता है? देखिए, बड़ा अजीब खेल है वो दोनों के बीच। दोनों स्वयं को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। ममता जी ने तो अभी उसमें अपने उस खेल में अभी पिछले विधानसभा चुनाव के बाद, बंगाल के विधानसभा चुनाव के बाद वो उतरी हैं। शरद पवार जी इस खेल में पुराने खिलाड़ी हैं। दोनों ये चाहते हैं कि बाकी नेता लोग मिल करके एक अलायंस फॉर्म करें और उनको नेता मान लें, स्वीकार लें। तो शरद पवार तो खुद ही नेता हैं, तो ममता जी को ये एक रिश्ता बहुत अजीब गरीब है। मतलब ये है कि यहाँ 2 खिलाड़ी हैं ऑलरेडी प्रमुख पद के लिए जी। और भी हैं खिलाड़ी, अभी तो मैं नाम लेंगे तो और खिलाड़ी आएंगे। लेकिन ये दोनों खिलाड़ी आपस में मिल रहे हैं कि हम सहयोग से करेंगे। दोनों को फाइनल जीतना है जी। अभी फाइनल पहुँचे नहीं हैं, अभी खेल तो शुरुआती स्टेज पे चल रहा है। चुनाव का भी समय है, लोकसभा के चुनाव का भी समय है थोड़ा सा, तो वो बीच का समय क्या पलटेगा ये कुछ नहीं। लेकिन दोनों खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। शरद पवार जी ने बहुत कोशिश की है ममता जी से समझाने की। कई बार शरद पवार उनसे मिल चुके हैं, खासतौर पे बड़ी लंबी उनकी मुलाकात हुई जब कांग्रेस का सेशन हुआ था कलकत्ता में। शरद पवार अपने आप को अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दिया था कांग्रेस के। हार गए थे वो चुनाव, पर वो उन्होंने कोशिश की थी उस समय एक तरह की, तो ममता की उन्होंने मदद मांगी थी। तब उनको बहुत सहयोग उन समय मिला नहीं था उस तरह। बाद के दिनों में भी ममता जी जरा छटकी सी रही हैं शरद पवार से। शरद पवार ने बाकी सबको समझा लिया है। जैसे आप समझिए कि शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख हों या मेरे हिसाब से आप गिनेंगी तो लालू हों, है ना, मुलायम हों, या फिर कश्मीर के नेता हों, इनको सबको शरद पवार ने लगभग हिमाचल के नेता हों संभाल रखा है। ममता जी इस खेल में अभी नहीं है। तो वो अगर शरद पवार ही आ जाते हैं उनके खेमे में, आज कांग्रेस अगर बहुत प्रमुखता से खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं शरद पवार का सहयोग और रहा है। वो उठ करके वो जिस तरह खड़े हो गए हैं, उसके बाद कांग्रेस के लिए आसानी रही है बाकी लोगों को समझाने में। इस खेल में पहली बार ऐसा लग रहा है कि क्या शरद पवार इस कांग्रेस के साथ यहाँ तो हैं, महाराष्ट्र में और देश में भी दिखाई दे रहे हैं, कितनी देर तक रहेंगे? क्या वो ममता के वैगन में बैठ जाएंगे क्या? ये सवाल जो है। तो सर, ये आप ये बताइए कि क्या ये शिवसेना भी इसी खेल का हिस्सा बन रही है क्या? अब ये यहाँ जो है वो महाराष्ट्र का जब से सरकार बनी है, तो शरद पवार उसके मुखिया हैं। बाला साहब ठाकरे के रिक्तता जाने के बाद जो रिक्तता पैदा हुई है, ये शिवसेना में भी जो रिक्तता पैदा हुई, एक तरह से शरद पवार NCP तो प्रमुख ही हैं, उसके साथ साथ वो शिवसेना के भी एक तरह के मेंटर बन गए हैं। इधर आप देखें, हर चीज़ पर उन्हीं की राय ली जाती है और उन्हीं की सुनी जाती है लॉन्ग टर्म में। तो शिवसेना शरद पवार के बिना नहीं जाएगी। लेकिन शिवसेना एक पार्टी है, और आज की डेट में BJP के बाद
नंबर 2 की पार्टी जो लोकल इलेक्शंस के जो रिजल्ट जैसे दिख रहे हैं तो बीजेपी अभी भी नंबर 1 है, लेकिन नंबर 2 पर शिवसेना है, उसको टक्कर दे रही है उसी हिसाब से। कांग्रेस और एनसीपी जो हैं वो जो है बहुत पीछे चल रहे हैं, इस मामले में काफ़ी पीछे चल रहे हैं। दोनों मिलकर भी बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शिवसेना के आने के बाद एक तरह की लड़ाई शुरू हुई है, तो शिवसेना एक प्रमुख एंटिटी रहेगी और आने वाली लोकसभा में अगर जैसा खेल बन रहा है, अगर ये तीनों पार्टियां मिल के लड़ती हैं तो शिवसेना के नंबर शायद अच्छे होंगे इन सब से। कांग्रेस के तो इस समय 0 सीट है, एनसीपी की भी बहुत बड़ी ऐसी तादाद नहीं है, लेकिन तादाद जब बनेगी जब कभी भी तो महाराष्ट्र में नंबर 1 शिवसेना रहेगी। तो शिवसेना का लाइट स्पॉट रहता है ना महिलाओं के प्रति उनका। आप देखिए कि इसके पहले भी वो जब भी ऐसी स्थिति आन पड़ी है तो वो एक उनका शिवसेना का जो कैडर है वो एक लाइट स्पॉट ममता के प्रति रखता है, और वो बार बार सामना में उनके प्रति जो एडिटोरियल वगैरह लिखे जाते हैं उनमें व्यक्त होता है कि वो एक तरह का अलग अटैचमेंट है उनका ममता दीदी के साथ, है ना। तो वो नज़र आ रहा है, तो उसको रिन्यू करना था। आते आते आए, अपना काम भी किया, इन 2 पार्टियों से भी मिल लिए, है ना। ये इतना स्थिति बनती है। तो सर ये गोवा में जो चुनाव अभी मतलब ये तृणमूल कांग्रेस लड़ने जा रही है, तो ये तो ऐसा अब क्या हुआ है कि जिन विधानसभाओं के चुनाव होने हैं उसमें कोई प्रमुख जो अपने आप को विपक्ष में प्रमुख समझता है उसका कुछ स्टेक नहीं है, ठीक है जी। तो आज प्रमुख विपक्ष कौन है? ममता जी हैं, केजरीवाल जी हैं, शरद पवार जी हैं, तो इन सब का स्टेक वाली राज्य नहीं है। तो गोवा सबसे छोटा राज्य है, तो इतना छोटा राज्य है वो कि एक आदमी विधानसभा के स्तर का अगर पकड़ लें आप और वो 2-3 सीटें प्रभावित करें तो आप सरकार में आ जाते हैं। इतनी छोटी सी है ना, छोटी सी विधानसभा है। 2-4 विधान गोवा में तो बड़ा अजीब खेल है, 2-3 विधायक यहाँ गए, एक विधायक वहाँ गया, है ना, वहाँ सरकार पलट गई। ऐसा भी हुआ है कि दोनों में लड़ाई हुई, एक अकेला मेंबर था उसको उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया। तो गोवा की राजनीति खेलना कोई बड़ा प्रमुख काम नहीं होता। अभी हाल के दिनों में आप देखें शिवसेना ने दादरा नगर हवेली की सीट जीत ली। अब दादरा नगर हवेली से शिवसेना कोई लेना देना नहीं था, वो गुजरे वहाँ के सांसद मोहन जी, तो उसके बाद जगह खाली, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति लगी। मुंबई में गुजरे थे वो, उन्होंने आत्महत्या की थी मुंबई में, मोहन डेलकर जी ने। उन डेलकर जी का परिवार आया और उसको बड़ा साहब उद्धव ठाकरे जी ने उनको ठीक से संभाल लिया, और एक सांसद महाराष्ट्र के बाहर पहली बार शिवसेना का तैयार हो गया। तो छोटे जो राज्य होते हैं या छोटे जो ऐसी स्थिति रहती है वहाँ बड़ा आसान होता है चीज़ों को संभालना। तो गोवा में शायद कर सकते हैं। गोवा में एडवर्डो फिलेरो नाम के सज्जन हैं जो कई पार्टियाँ बदल चुके हैं, वो खुद की सीट तो चुनवा के ले ही आते हैं हर बार को। तो एक रहने की वजह से वो रहते हैं, तो किसी न किसी वो एनसीपी घुमाए हैं, वो सब हर पार्टी कांग्रेस शुरू करके आप देखिए उनके लंबी यात्रा है। घूमते फिरते ये जो है ढनंगते हुए आ गए ममता जी के पास। तो ममता जी ने ये स्टेक किया हुआ है। एडवर्डो फिलेरो कितने वोट ममता जी को दिलाएंगे ये नहीं आता, लेकिन पूरे गोवा में आज जिसके पोस्टर और बैनर लगे हैं वो सिर्फ ममता जी के लगे हुए हैं। पोस्टर और बैनर उनके लगे हुए हैं, वैसे उनके लगे हुए हैं। तो आप देखिए तो गोवा का स्टेक ऐसा है ना। तो ये सारी की सारी आप देखिए कि कैसे लड़े जा रहे हैं चुनाव। केजरीवाल जी पंजाब में अपना पूरा जोर लगाए हुए हैं, है ना। एक लड़ाई मैंने बताई शरद पवार और ममता बनर्जी के बीच, है ना। शिवसेना लड़ाई में नहीं है। उद्धव जी ठाकरे को अभी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार की तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं हुई है, ठीक है। तो वो है नहीं। देखो प्रधानमंत्री की जो रेस होगी, अगर मोदी जी हटते हैं किन्हीं कारणों से, आज तो ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन कब कल हुआ तो विपक्ष का कैंडिडेट उनके मुकाबले कौन होगा, यही लड़ाई है। तो केजरीवाल जी भी लड़ाई में हैं। तो केजरीवाल जी के पास पंजाब है। अब पंजाब में बीजेपी ने अपनी स्थिति खराब कर ली है, तो वहाँ लड़ाई फिर भी अकाली दल और कांग्रेस के बीच हो रही है। केजरीवाल जी तीसरा फैक्टर है उसमें, है ना, उसको तीसरा आकार दे रहे हैं। तो अब ये सब चीज़ों के बीच में कैसे, अच्छा पंजाब उनके लिए नया नहीं है। पंजाब में उनके लगातार सिटिंग मेंबर हैं लोकसभा के केजरीवाल जी के, तो वो तो समझ में आती है बात। लेकिन ममता जी का गोवा की बात कुछ समझ में नहीं आती है। सिर्फ एडवर्डो फिलेरो के अकेले बूते पर बहुत बड़ा गोवा राज्य जीतने जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम उन्होंने अपने सिर पे लिया है। इतना आसान नहीं दिख रहा पूरा मामला। जी सर, तो ये बताइए कि ये जो सारी ये जो युतियाँ बन रही हैं, तो इसका राष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? बहुत बड़ा असर अभी तो दिखता
सबसे पहली बात ये है कि आज की डेट में, आज की जो स्थिति है उसमें बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी, ये तो निश्चित तौर पे कुछ तो नुकसान पहुंचा है कुछ दिनों के पिछले स्थितियों को, थोड़ा नुकसान मामूली सा ही पहुंचा, लेकिन पहुंचा है नुकसान बीजेपी को। वो जो है उसका फ़ायदा उठाते नहीं दिख रहा विपक्ष। और बीजेपी एक तरह का एक ऐसा ध्रुव तैयार हो गया है नरेंद्र मोदी के समर्थकों का कि उसके मुकाबले दूसरा ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है। कई हिस्सों में बट के लोग लड़ेंगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। इन सब को इकट्ठा होकर ही, ये सब इकट्ठा होकर के शायद चुनौती पेश कर सकें मोदी जी के सामने। आज की स्थिति ऐसी है कि इन सब को इकट्ठा होना, कि एक कहते हैं घबरा के मोहब्बत कर बैठे, भाई घबरा के ही मोहब्बत कर लो, लेकिन तुम्हारे पास दूसरा रास्ता जो है मुझे दिखता नहीं है कि सब इकट्ठा हुए बिना। अभी चर्चा निकली तो ममता जी ने बड़े प्रेम से कह दिया कि कांग्रेस की जरूरत नहीं है जी। और ये तो इतना भयानक वाक्य था जी, भाई। उनका बयान आया आप था। गोवा में अभी आप बंगाल बड़े मुश्किल से जीत के आई हैं, जी। बाकी राज्यों में आपका कोई लेना देना नहीं है, कोई जी। पूरे भारत भर में। जी। बंगाल यानी कितनी सीटें सर, पर अभी ठीक है। वो जो है कि मतलब अभी वो उनको देखा जा रहा है कि वो मतलब उन्होंने अभी घूमना शुरू किया है पूरे देश भर में, जो उनकी एक जो स्ट्रैटेजी बनी है। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा वो महत्वाकांक्षा मुझे ज़्यादा लग रही है। इसलिए लग रही है कि ममता जी आज भी हिंदी ठीक से नहीं बोल पाती, संवाद उनका ठीक है नहीं, ठीक है, नहीं कर पाती। आज भी उनकी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, संवाद करने लायक वो नहीं बोल पाती, टूटी फूटी हिंदी बोलती हैं। जी। लेकिन वो राष्ट्र को संबोधित, मोदी जी का संभाषण के सामने उनका भाषण तो बड़ा अजीब लगता है कभी कभी सुनकर भी। तो उनमें कुछ इनहेरेंट कमियां हैं, ठीक है, वो उन्होंने इतने बरस में दूर कर लेनी चाहिए थी, नहीं कर पाई किन्हीं कारणों से। तो वो राइट कैंडिडेट हैं। हाँ, उनके राइट कैंडिडेट बनने का कारण क्या था? बंगाल में वो जिस तरह से लड़ी, जिस जज्बे के साथ लड़ी, जिस ताकत के साथ लड़ी, कुछ नहीं था उनके पास बिल्कुल, लेकिन आखिरी उस तक लड़ना है ना। पैर टूटा हुआ और वो ले करके घूम रही हैं। इमेज कैसी गई उनकी कि मोदी के खिलाफ कोई खड़ा रह सकता है, पहली बार वो इमेज गई। लेकिन वो इमेज फिर आप देखिए कहीं ना कहीं बिहार में भले चुनाव ना लड़े हों, लेकिन तेजस्वी में वही इमेज दिखाई दी वापस। सिर्फ वो फर्क ममता और तेजस्वी में इतना है कि तेजस्वी चुनाव नहीं जीत पाए अंत में बिहार का, क्योंकि सामने उनके नीतीश कुमार का गठबंधन था बीजेपी के साथ जो बहुत मजबूत था, नहीं कर पाए वो। आज अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश बंगाल से है ना 2 गुना बड़ा राज्य है, ठीक, डबल। आप समझिए कि मैं आपको सिर्फ अभी ऐसी एक अंदाज लगा दें कि कहीं अखिलेश लड़ गए। जी। मेरी स्थिति आज समझ में आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि वो सूबा भपा या ओवैसी या जो संगठन बन रहे हैं आके अपना दल का छोटा हिस्सा, वो जिस तरह का बना रहे हैं, मोट बना रहे हैं, बांध रहे हैं। और अगर बराबर ध्रुवीकरण हो गया बराबर का, और बारी पार्टियां कांग्रेस और दूसरी पार्टियां जो हैं, जो 8-9-10% वाली पार्टियां हैं, वो कहीं और उनमें क्षय हुआ जैसा बंगाल में हो गया था, और एक साथ का ध्रुवीकरण हुआ तो लड़ाई वहाँ भी हो जाएगी। और कभी ऐसा हुआ, आज की डेट में ऐसा कहना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन समझिए व्हाट दैट मैटर कि अखिलेश कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए तो ममता कहाँ बनती है फिर उम्मीदवार, ठीक है। मेरे ख्याल से समय से पहले दौड़ पड़ी हैं, ठीक है ना। प्रशांत किशोर जी जो उनके इस समय एडवाइज़र हैं, जो इनको इन सब चीज़ों पे चला रहे हैं, वो 2 खेल किए उन्होंने। एक एडवर्डो फिलेरो को ले आए जो बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन मेघालय में 7 सिटिंग विधायकों को कांग्रेस के वो ले आए मेघालय। लेकिन मेघालय और गोवा से भारतवर्ष नहीं तैयार होता, ठीक है। भारत के 7 प्रमुख राज्य हैं और वो सब लगभग महाराष्ट्र छोड़ के सब लगभग उत्तर में हैं। तो वहाँ जो जीतता है वो देश पे रूल करता है। बहुत सिंपल सा नियम है, ठीक है। इस नियम का जो पालन होगा, है ना, वो दिखाई पड़ेगा आपको, कि आपको नज़र आएगा कि भाई ये राज्य आपको जीतने पड़ते हैं, तभी आप सत्ता में आ सकते हैं। इन राज्यों को जीते बिना आप सत्ता में नहीं आ सकते। तो आज ममता जी में वो वैसा स्पार्क दिख नहीं रहा है ना। कल राजनीति में भी टाइम है, अभी चुनाव होने हैं, काफ़ी महीने हैं, है ना। कल तस्वीर पलट भी सकती है ना। हो सकता है कि ममता जी स्वीकार्य कैंडिडेट हो जाएं जिस मुल्क में, है ना। हमने देखा है विश्वनाथ प्रताप सिंह
जिनको उत्तर प्रदेश के बाहर कोई नहीं जानता था लगभग, है ना, वहाँ के जी, वो भी वहाँ वो के भी मुख्यमंत्री थे, यही जी, उनकी इमेज थी कुल, जी, जी, है ना, जी। एक स्वच्छ इमेज थी, लेकिन कोई बहुत बड़ी इमेज ऐसी नहीं नहीं थी। थी, लेकिन जी। भारत भर में लड़े, भारत भर में जीते, सरकार बना ली उन्होंने, भारत प्रधानमंत्री बन गए। जी, तो ये ऐसा है ना, ये तो क्या ममता जी में विश्वनाथ प्रताप सिंह नज़र आते हैं या जयप्रकाश नारायण दिखाई पड़ते हैं कि जयप्रकाश जी की तरह उन्होंने ला करके पूरी आंधी चलाई और वो खड़ा कर दिया पूरे भारत में, जनता पार्टी को खड़ा कर दिया। जी, तो मुझे जो है वो बैकरूम पॉलिटिक्स का काम जो है, प्रशांत किशोर जी उनको बैकरूम खड़ा कर सकते हैं, आंकड़े खड़े करके दे सकते हैं, प्रॉपिंग कर सकते हैं पीछे से, जी, लेकिन नेता नहीं बना सकते। जी। नेता तो खुद की बदौलत बनना पड़ता है जी। है ना। तो सर ये बताइए कि मतलब कांग्रेस के बिना ममता बनर्जी की लड़ाई कहाँ तक सफल हो आपने पाएगी? बहुत अहम सवाल पूछ लिया मुझसे, यही तो सवाल है, यही तो क्रक्स है पूरे मैटर का, जी, यही क्रक्स है। आपने बिल्कुल एकदम नब्ज पे हाथ रख दिया एकदम से कि क्या कांग्रेस के बिना संभव है क्या। जी, कांग्रेस की स्थिति अब तक आज़ादी से लेकर के जो हालत थी, आज सबसे कमज़ोर हालत में कांग्रेस दिख रही है। जी, ऑन पेपर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में एक सीट नहीं, हम जहाँ बैठे हैं खाता ही नहीं खुला है, ठीक है, जी। ये हालत है, एक सीट। अब पिछले 2 लोकसभा चुनाव देखेंगे 1 और 0, ये उनका आंकड़ा है ना। जी, तो आप सोचिए कि जब ये स्थिति है जहाँ महाराष्ट्र जैसे राज्य में जो गढ़ रहा है, खासतौर पे विदर्भ तो पूरी तरह कांग्रेस का एक अरसे तक गढ़ रहा है, वहाँ भी नहीं, खाता ही नहीं खुल रहा। तो ये सारी चीज़ें आप जो देख रहे हैं, तो कांग्रेस ख़त्म हो गई क्या। हिमाचल की 4 सीटें चुन के आई है कांग्रेस अभी, जी, है ना। आप जी। जहाँ बीजेपी और कांग्रेस हैं वहाँ बीजेपी और कांग्रेस ही हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा में, सॉरी मैं गलती से बोल गया, है ना, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट है जिन राज्यों में, वहाँ तो कांग्रेस ही है, उसके बिना दूसरा विकल्प नहीं है। जी, तो विकल्प ही जब नहीं है तो वहाँ उन राज्यों में किया क्या जाएगा। तो कांग्रेस चाहे जितनी भी हो वो ऐड हो, कांग्रेस अपने बूते पर सरकार नहीं बना सकती आज की डेट में, ये सच्चाई है, ठीक है ना। मोदी भले फेल भी हो जाएं बुरी तरह से, जी, तो भी वो फेलियर का स्पॉट भरने की स्थिति आज कांग्रेस के पास नहीं रहती है। आज ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी उतने हद तक का नहीं है, ठीक है। कांग्रेस में कई संकट हैं अपने आप में, उनकी चर्चा मेरे ख्याल से एक अलग शो में हम लोग कर सकते हैं कि कांग्रेस के पास बहुत सारे ओवर द ईयर्स, ऐसा नहीं हुआ कि रातों रात क्षय हुआ है, कुछ बरसों से क्षय जारी है, कुछ दशकों से क्षय कांग्रेस में जारी है। लेकिन ये क्षय के बावजूद हाथी तो मरने पे भी लाख का होता है ना, जी, हाँ, तो ये हाथी अभी मरा भी नहीं है, अभी जीवित है और चल भी रहा है, ठीक है। अच्छा लगे या खराब, प्रियंका जी चल रही हैं उत्तर प्रदेश में, है ना, और वहाँ कायम है, वजूद कायम है, अभी वो स्टेक हटा नहीं है। पंजाब में अभी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ स्टेक कायम है, ठीक है ना। जी, हाँ, वो एडवर्डो फेलेरो नहीं है वहाँ कोई, उनके साथ पुराने नेता हैं, पुराने लोग हैं, मंजे हुए नेता हैं उनके साथ। उत्तराखंड में उनका स्टेक चल रहा है ना, दिख रहा है, वो स्टेक दिखाई देने लगा, रावत जी के रूप में नज़र आ रहा है ना। सिंगल रूप में लड़ाइयाँ, वो कांग्रेस अगर लड़ाई से बाहर हो गई ऐसा कोई कह रहा हो तो मुझे तो नहीं दिख रहा है ऐसे। हाँ, कई राज्यों में बड़ा तेजी से क्षय हुआ है, उत्तर प्रदेश उनमें है, जो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस का हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और वो कुछ बचता नहीं दिख रहा है। प्रियंका जी लड़ रही हैं, कितने हद तक सफल होंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की स्थिति में, है ना, तो आज की स्थिति में अगर मोदी जी डामाडोल नहीं दिख रहे हैं, ऊपर नज़र आ रहे हैं काफ़ी हद तक, है ना, जो अनपॉपुलरिटी का ग्राफ होता है ओवर द ईयर्स, इतने बड़े संकट से गुजरे हैं विश्व में। जब भी कोई बहुत बड़े संकट से आदमी गुजरा है तो फिर उसकी सत्ता नहीं बचती। वर्ल्ड वॉर जब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें सारे डेमोक्रेटिक देश थे, अमेरिका से लेकर के यूके तक, है ना, वहाँ सब जगह सरकारें बदल गई थी। वो जीते लोग जिन्होंने विश्व युद्ध जीता था, लोगों ने उनको बदल डाला। हमको क्यों कष्ट हुआ, ठीक है, तो हमको क्यों कष्ट हुआ वाला तो कल क्या होगा ये तो आने वाला। अभी तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही सब होगा चुनौती में, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई दे रही हैं। अभी बहुत सारा खेल होना है, और ये खेल कई फैक्टर्स पे होना है। तो ममता जी का खेल हो या बीजेपी का खेल हो, इसको दोनों का खेल कह सकते हैं, जो भी है, मिला जुला विपक्ष का खेल हो, या भारतवर्ष का ही क्यों ना, हम खेल तो नहीं कह सकेंगे। भारतवर्ष में शायद लोकतंत्र की स्थिति कितनी मजबूत रह पाएगी, ये प्रमुख सवाल है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। हमने आज कुछ फैक्टर्स के एक मोटा गणित बताया, लेकिन यही नहीं फैक्टर्स हैं। यहाँ भारत एक अलग तरह का मुल्क है,
इसमें कई लोग बटे हुए हैं, तो ये मोट कितनी अच्छी तरह बांध पाते हैं। विपक्षी एकता, मोदी जी के खिलाफ विपक्ष की एकता, है ना, उसको कहते हैं हम कि वो कितने जोर से हो पाती है। और मेरे ख्याल से ममता जी का अगर ये कहना है कि कांग्रेस की ज़रूरत ही नहीं है, तो ये तो भाई ज़रा थोड़ा सा मजाक सा मालूम देता है, जैसे माहौल बनाया जा रहा है किसी चीज़ का, और वो इस ऐसा माहौल जिसमें शायद खुद का ना माहौल बन जाए। मुझे नहीं लगता कि आज कांग्रेस के बिना, आज ममता जी की बड़ी क्षमता है कि कांग्रेस की बड़ी क्षमता है? ममता जी से कई गुना आज भी बड़ी क्षमता कांग्रेस की है, छोटे छोटे हिस्सों में ही सही, है ना। तो वो कई बार पता नहीं कहाँ से लोग, कितना आत्मविश्वास जाग जाता है कि उनका आत्मविश्वास कुछ ज़्यादा ही जग गया है। लेकिन ठीक है, पॉलिटिक्स में कई बार आत्मविश्वास भी काम चल जाता है। वो जोर से आत्मविश्वास से आदमी बोलता है, लोग मान लेते हैं कि आत्मविश्वास है, ये सही आदमी है। तो हो सकता है ये भी एक तरह का मुखौटा हो, या आत्मविश्वास भी, है ना। पॉलिटिक्स में सब संभव है, ठीक है ना। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा हो, जो नहीं है वो भी बताओ। पॉलिटिक्स में अक्सर ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो नहीं होती हैं, ठीक है। ये राजनीति का खेला होता है ना। तो ये तो चल रहा है, अभी खेल लंबा है, कुछ महीनों तक हमको अभी इसको देखना है। और 2024 में तो फाइनल होने हैं, तब तक का तो काफ़ी समय है। तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा, और हम जो बोल रहे हैं आज, जो समझा रहे हैं, उसके भी कितने मायने रह जाते हैं या नहीं रह जाते हैं। नए मुद्दे खड़े हो जाते हैं, नए नेता खड़े हो जाते हैं, नई परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। राजनीति में सब कुछ संभव है, ठीक है ना। राजनीति संभावनाओं का खेल है और असंभावनाओं का भी खेल है। धन्यवाद सर आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और जो है कि DRV न्यूज़ के माध्यम से हम आपके माध्यम से जनता को ये बता सके कि ममता बनर्जी का मुंबई दौरा क्या कहता है। फिलहाल आप जो DRV के दर्शक हैं, उन्हें किसी भी तरह का उनके पास इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी जानकारी उन्हें चाहिए, तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल चलते चलते चैनल को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टॉवर, और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू।